नमस्कार, हमारे इस खास प्रसारण में आपका स्वागत है। सरकार जब कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें समाज का हर तबका शामिल होता है। और एक बड़ा मुद्दा हमारे देश में रहा है जनजातीय इलाकों का, आदिवासी लोगों का, जो वनवासी कहलाते हैं, और उनके लिए कई तरह के कानून भी बनाए गए। लेकिन पिछले सालों में क्या कुछ हुआ है, और ख़ासकर हम जब देखते हैं कि एनडीए सरकार जो अपना 2 साल पूरा कर रही है, कई तरह के कदम उठाए गए हैं, कितना असर हुआ है और ख़ासकर पिछला साल कैसा रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जनजातीय कल्याण मंत्री श्री जुएल ओराम जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जुएल जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि जो मंत्रालय जिस तरह से आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए काम कर रही है, उसमें ज़्यादा जोर हमने देखा है पिछले साल में शिक्षा पे खासकर जोर रहा। अगर इससे हम शुरुआत करना चाहें तो किस तरह के कदम उठाए गए? हम जानते हैं कि एकलव्य स्कूल मॉडल को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल जो है, ये आपके जवाहर नवोदय विद्यालय का तर्ज पे बना हुआ है। पूरा फ्री ड्रेस, रीडिंग मटेरियल, खाना पीना और रहने के लिए व्यवस्था हॉस्टल का, ये रेसिडेंशियल स्कूल है। और इसके कारण हमारे इंजीनियरिंग, मेडिकल और बहुत सारे उच्च स्तर के जो वैकेंसी रहता है, उसको फिलअप करने के लिए, उस गैप को पाटने के लिए इस काम को लिया गया। और अभी तक अच्छा अनुभव आया है। और इसमें से बहुत सारे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट निकल रहे हैं। और हमारे जो गैप था पहले जो क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे इंजीनियरिंग, मेडिकल में, अभी वो पूर्ति होने जा रहा है। एक बात ये भी थी कि जो मंत्रालय है वो अपनी बजट का आधा हिस्सा शिक्षा पे खर्च करेगा। ये एक क्रांतिकारी एक घोषणा थी। इसके तहत कितनी मदद मिल पाई है? इसके तहत भी अच्छा काम हुआ है। हम रेसिडेंशियल एकलव्य मॉडल स्कूल के अलावा भी आश्रम स्कूल चलाते हैं, कन्याश्रम चलाते हैं और बाकी हॉस्टल्स भी चलाते हैं। इसके कारण भी बहुत सारे प्रगति आया है। उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर में ज्ञान हो, आईटी में ज्ञान हो, और अभी का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे पढ़ाई में और काम काज में आए, इसके बारे में भी हम लोग ज्ञान दे रहे हैं। एक काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो गया है। और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ाया है। करीब 1 लाख बच्चों को हर साल हम हॉस्टल, एडिशनल हॉस्टल का एकोमोडेशन क्रिएट करते जा रहे हैं और उनको मुहैया करवाते जा रहे हैं। सालाना 20 मॉडल स्कूल, पहले से हम लोग का 150 के पास मॉडल स्कूल हो चुका है। सालाना फिर 20 हम ऐड करते जाएंगे। तो इसके कारण भी एक एजुकेशन में बड़ा क्रांति आएगा। ड्रॉप आउट रेट कम हो रहा है और आपका लिटरेसी रेट वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है। एक हम जानते हैं संसाधनों की कमी एक बड़ा मुद्दा इसमें रहती थी, और लेकिन पिछले बजट में हमने देखा, और उसके पहले भी जो कोशिशें हो रही थी, 19,000 करोड़ के आसपास का जो एलोकेशन था उसे 24,000 करोड़ कर दिया गया। ये कितनी बड़ी बात साबित हो रही है? ये बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा। दूसरा है कि पहले टीएसपी का कोऑर्डिनेशन ठीक से होता नहीं था। हर मंत्रालय जो खर्च करेगा ट्राइबल सब प्लान के लिए, परसेंटेज का पैसा जो, वो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। इस बार प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी ने स्वयं कैबिनेट सेक्रेटरीट को इस काम को दिया है। कैबिनेट सेक्रेटरी स्वयं इसको कोऑर्डिनेट करके हर मंत्रालय एक पर्टिकुलर परसेंटेज ट्राइबल के लिए निश्चित खर्च हो, इसके लिए वो निश्चित किया है। और ये बजट भी बढ़ा है। इसके कारण भी एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आप ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो रहता था ट्राइबल एरिया में, रोड का, बिजली का, पानी का, स्कूल का, ये अभी भरने वाला है। ठीक है। एक लेकिन उसमें एक शिक्षा की बात चल रही, तो उसमें एक समस्या थी, ड्रॉप आउट की समस्या बड़ी थी। इसको लेकर भी मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। उसके किस तरह के परिणाम पिछले सालों में देखने को मिले? ने अभी ड्रॉप आउट रेट में काफ़ी परिवर्तन आया है। इसके कारण जो है कि क्वालिटी फूड भी
आपका आश्रम, कन्याश्रम और ये स्कूल सब में मिल रहा है। तो एक टाइप का ड्रॉप आउट रेट इसके कारण कम हो गया है। दूसरा है कि एजुकेशन पहले 4-5 किलोमीटर तक उनको जाना पड़ता था, बहुत सारे हॉडल्स थे, नदियाँ पार करके जाना पड़ता था, ये सब है। ये आवागमन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसके कारण ड्रॉप आउट रेट में भी अभी काफ़ी परिवर्तन आया है। हम जानते हैं जोएल जी की जिस तरह से पहली बार दिल्ली में जो है एक ट्राइबल कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, और जिस तरह से आपने और मंत्रालय ने लक्ष्य रखा था कि जो आदिवासी संस्कृति है, वनवासी संस्कृति है, और वो नीतिगत स्तरों पे लोगों को जोर हो, इसका एक माध्यम बने कार्निवल, तो ये कितना बड़ा उत्सव आप मानते हैं और इससे क्या फ़र्क उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, हम एक 2015 में बनज एक हम ट्राइबल फेस्टिवल किया, जिसमें सांस्कृतिक धरोहर के साथ, नाच डे के साथ साथ हमने फूड हैबिट्स और उनको मेडिसिनल जो वैल्यू के बारे में उनको जानकारी है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, इसका भी प्रदर्शन हुआ। उसके साथ साथ उनका चित्रकला, ये सबका आर्टिफैक्ट, उनमें जो अच्छा वस्तुएं, कपड़ा तैयार करते हैं, उसका भी प्रदर्शन हुआ 3 दिन का। तो इसके कारण हम लोग को बहुत बड़ा सफलता मिला है। इसको देखते हुए आगे चल के एक बड़ा जनजाति महोत्सव अक्टूबर का महीना में हम लोग सोच रहे हैं, जिसमें कि लाखों के संख्या में कलाकार और इसमें से बुद्धिजीवी, पॉलिटिशियंस, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये सब इसमें जोग देने का है, और उसका प्रिपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं। जी जोएल जी, एक बड़ा मुद्दा आपके साथ एक देखा जाए तो जो इंडिया 1 के समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय पहली बार आदिवासी मंत्रालय बनाया गया और आप पहले मंत्री बने थे। तब से लेकर अब तक जो जिस तरह का आपका अनुभव रहा है और जिस तरह से इस सरकार में और पिछले सालों में आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि मैक्सिमम बेनिफिट लेकिन मिनिमम जो है डिस्टर्बेंस, जो आदिवासी इलाकों में जो उनकी पूरी अपनी जीवन शैली है, क्या है और ये इसका क्या फर्क पड़ा है नीतियों पर? देखिए, पहला बार मंत्रालय बनने के बाद हम लोग कमीशन अलग किया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग बनाया, नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसमें 500 करोड़ दे के जो एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग कोशिश किया। उसके साथ साथ आपका मीटिंग जो हर लेवल में हो, क्षेत्रीय लेवल में हो, उसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, एमएलए एमपी बाकी लोगों का हो। हम जो योजना पहले स्वीकृत करते थे वो दिल्ली से तय होता था, उसको हम लोग उल्टा कर दिया। नीचे से ग्रास रूट से आपका डेवलपमेंट एजेंडा तय हो के ऊपर में आए, और उसको हम यहाँ प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी, अप्राइजल कमेटी बना के उसमें हम लोग उनको स्वीकृत करना चालू किया। इसके कारण ग्रास रूट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो काम करने वाले और ऑर्गेनाइजेशन, आईटीडीए, आईटीडीपी, माडाज, माइक्रो प्रोजेक्ट वाले, ये सब जुड़ते गए। तो इसके कारण एक ट्रांसपेरेंसी आया, और उसमें बहुत मिनिमम हम लोग ऊपर से इंटरवेंशन किया, नीचे से जो चाहे वो लोग उसको हम लोग स्वीकृत करते गया। तो इसलिए मैक्सिमम काम हुआ, लेकिन हमारा मिनिमम इंटरवेंशन। और शायद इसीलिए आपने कहा भी कि जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो ज़रूर जनजातीय इलाकों में जाएं, वहाँ घूमें, ताकि जो नीति निर्माण है उसमें एक तरह की ज़मीनी स्तर की महक हो। जी, हमने सबको कहीं ना कहीं अप टू डायरेक्टर लेवल साल में वो कम से कम 2-3 बार दौरा करके अपना अनुभव और उसको लाए। उसके साथ साथ हम लोग को एक टाइप का डिस्कशन भी हर साल ट्रैवल मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज और उनका डायरेक्टर्स, ये लोग को सबको बुला के एक नेशनल लेवल में हर साल 2 दिवसीय उसका कार्यशाला, वर्कशॉप हम लोग करते हैं। उसमें इंटरेक्शन होता है और उसमें डिटेल में डिस्कशन भी होता है। बिल्कुल। और
हमारे साथ जुएल ओराम जी मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं जनजातीय कल्याण मंत्रालय की, किस तरह की नीतियां और किस तरह के काम रहे। एक बड़ी बात इसमें ये रही कि किस तरह से रोजगार सृजन हो सके, स्किल बढ़ सके, इसके लिए भी कोशिशें हुई हैं। हम यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम खास बातचीत कर रहे हैं जनजातीय कल्याण मंत्री जुएल ओराम जी से। जुएल जी, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से स्किल इंडिया पे जोर देते रहे हैं और खासकर जनजातीय युवकों के लिए हम जानते हैं स्टैंड अप इंडिया, इसकी भी बात कही गई है और तमाम तरह की कोशिशें हैं। इसके बारे में हमें बताएं, ये कितना बड़ा फर्क ला रहा है। एक तो स्किल डेवलपमेंट जो मंत्रालय खोला गया और एक्सक्लूसिव स्किल का जो ट्रेनिंग देने के लिए कोशिश किया गया, इसका बहुत ही बड़ा लाभ ट्राइबल लोगों को मिला। वैसे ट्राइबल लोगों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग एक स्कीम हमारा पहले से चल रहा था, लेकिन जो स्किल इंडिया का जो काम हुआ, इसके कारण हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, कंप्यूटर में, ड्राइविंग में और बाकी जो टेक्निकल जो प्रोफेशनल काम है उसमें हमारे लोग चले गए। सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब में ये लोग चले गए और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। इसके साथ साथ आपका ट्राइबल एरिया में जो आपका मुद्रा योजना चालू हुआ, आपका जनधन योजना चालू हुआ और आपका स्टैंड अप इंडिया चालू हुआ और ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट के लिए जो प्रधानमंत्री जी जोर दिया और उसमें से उनको फाइनेंस किया जाएगा। युवा जॉब सीकर नहीं होंगे, जॉब प्रोवाइडर होंगे। ये जो परिवर्तन आया, ये ट्राइबल क्षेत्रों में भी बहुत सारा इसका प्रभाव है और इसके कारण ट्राइबल लोगों में काफ़ी अपना अपना धंधा करने के लिए, अपना अपना काम करने के लिए उनको प्रोत्साहन मिला है और बहुत सारे लोगों को भी उसमें एम्प्लॉयमेंट मिला है। बिल्कुल, मुद्रा योजना की मैं खासकर बात करना चाहूँगा। ये एक बड़ा एक चुनौती भी होगी कि कैसे लोगों को मोटिवेट किया जा सके कि वो अपना काम शुरू कर सकें, और जिस तरह से आपने कहा जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर, ये एक बड़ा फ़र्क था। तो इसमें किस तरह का अनुभव रहा है आपका? इसमें भी ट्राइबल लोग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मैंने देखा। और बैंक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इनको ज़्यादा महत्व दे रहा है, इसलिए कि ट्राइबल लोगों में लोन लेके उसको डिफ़ॉल्ट करने का आदत उनका नहीं है। अगर ऐसा कोई विशेष परिस्थिति होता है तभी वो लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, और अदरवाइज ये लोग बहुत ही लोन अगर लेते हैं तो निश्चित रिपे करते हैं, टाइमली भी करने के लिए कोशिश करते हैं और बहुत सिंसियर हैं अपना काम के प्रति, कमिटमेंट के प्रति। उनका एक ही अभाव था, धन का अभाव, फंड्स का अभाव, कैपिटल का अभाव था। वो आपका मुद्रा योजना में पूर्ति हो रहा है, तो इसके कारण भी बहुत सारे लोग अपना अपना धंधा में लग गए हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी गांव-गांव में, छोटा छोटा शहर में काफ़ी बढ़ गया है। आपके मंत्रालय की एक बड़ी योजना थी वन बंधु कल्याण योजना, और कोशिश आपने की, आपके मंत्रालय ने की, किस तरह से जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हों या एमएलए हों, उनकी भी भागीदारी हो। कैसा अनुभव रहा है इसका? देखिए, वन बंधु कल्याण योजना एक पायलट बेसिस में पहला तो 10 ब्लॉक में चालू किया गया। वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है और होलिस्टिक अप्रोच है। आप यहाँ से हम तय नहीं करेंगे कि 10 करोड़ रुपया एक ब्लॉक में किसके लिए खर्च होगा, वो वहाँ का आदमी तय करेंगे। वहाँ का जो निर्वाचित प्रतिनिधि, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये लोग तय करेंगे कि क्या चीज़ किस जगह में फिट होता है, कहाँ एजुकेशन के महत्व दिया जाए, कहाँ ड्रिंकिंग वाटर को दिया जाए, कहीं सड़क को दिया जाए, तो कहीं बिजली को दिया जाए,
कहीं हॉस्पिटल को दिया जाए, ये वहाँ से तय होगा और उसके हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज करके उसमें काम होगा। इसका परिणाम भी अच्छा आया है। इसके कारण आपका जो वहाँ का होलिस्टिक अप्रोच होने के कारण वहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा हुआ है और सरकार के प्रति एक विश्वास जगा है और काम भी त्वरित, बहुत सारे समस्या जो 40-50 साल से उनका समस्या समाधान हो नहीं पाता था, इसके कारण वो तुरंत समाधान हो गया है। एक बड़ा मुद्दा हम जानते हैं कि आदिवासी इलाकों में 80% लोग हैं वो किसी न किसी तरह खेती पे जुड़े हुए हैं और एक और बड़ी समस्या है कि वहाँ सिंचाई की कई इलाकों में समस्या है और ये तब है जब उन इलाकों में ज़्यादातर आदिवासी इलाकों में, वनवासी इलाकों में बांध है, लेकिन फिर भी एक समस्या रही है। इस चुनौती को किस तरह से आप देखते हैं और कैसे इस पे काम किया गया? इसके लिए हमारा मंत्रालय के SCA टू TSP और आर्टिकल 275(1) ये जो 2 मद है, इसमें से हम प्रायोरिटी दिया है और उसके कारण काफ़ी बांध बन गया है, इरिगेशन पोटेंशियल काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के कारण भी हमारा इलाका में छोटा छोटा बांध, जहाँ की डिस्प्लेसमेंट ना हो लोगों का, लेकिन पानी अवेलेबल हो, चेक डैम हो, इसके लिए अभी काम चालू हो गया है। मेरा ख्याल से कुछ ही साल में आपका पानी का समस्या जो सूखा पड़ रहा है, ड्रिंकिंग वाटर का समस्या का जो शोर शराबा हो रहा है अभी, वो समस्या रहेगा नहीं। इसके कारण काफ़ी उसमें परिवर्तन होगा। नरेगा में भी, महात्मा गांधी नरेगा में भी सभी जो पैसा है उसमें भी सिंचाई को सबसे प्रायोरिटी या जल संसाधन बनाने के लिए जो आएगा, छोटा छोटा तालाब, उसमें सबसे महत्व देने के लिए बताया गया है। तो इसके कारण भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जी, तो हम बात कर रहे हैं जनजातीय कल्याण मंत्री श्री जुएल ओराम जी से और ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी और हम जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत चर्चित वन अधिकार कानून 2008 रहा है, किस तरह से उस पे काम हो रहा है, वहाँ पे किस तरह से आगे मंत्रालय बढ़ रही है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। DD किसान, बदलते भारत की शान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम खास बातचीत कर रहे हैं जनजातीय कल्याण मंत्री जुएल ओराम जी से। जुएल जी, हम जानते हैं कि जो वनाधिकार कानून जो है काफ़ी उस पर चर्चा थी, काफ़ी उम्मीदें थी आदिवासियों को भी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक था कि कई इलाकों में उस तरह से लागू नहीं हो पाया है। लेकिन पिछले 1-2 सालों में हम देखा कई मंत्रालय कोशिश करते हुए दिखाई देती है। कितना परिणाम मिल पाया है? नहीं, इसमें एक तो बहुत परिणाम के दृष्टि से बहुत बढ़िया है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल बेनिफिशियरी 16,78,000 लोगों को आपका पट्टा मिला है और कम्युनिटी राइट जो सामूहिक जो पट्टा है ये 41,000 लोगों को मिला है। आपका टोटल में 89.9 लाख एकड़ 36.39 लाख हेक्टर हमने ज़मीन आवंटित किया है। ये भी एक बहुत बड़ा संख्या है, उपलब्धि है। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा उपलब्धि है, पहले जो वन पट्टा नहीं होने के कारण वन ग्राम में जो बसते थे उनको महात्मा गांधी नरेगा का कोई परिणाम मिलता नहीं था, इंदिरा आवास नहीं मिलता था, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाता था, रोड भी बन नहीं पाता था, आपका उसमें एक नलकुआं भी खोद नहीं पाते थे क्योंकि वो जंगल के हिसाब से था। तो अभी ये फॉरेस्ट राइट FRA एक्ट के कारण ये सब पट्टा मिल गया, ये सब रिकॉग्निशन मिल गया, तो इसके कारण आपका इलेक्ट्रिफिकेशन होने में सुविधा हो गया। आपका उनका इंडिविजुअल मकान बेनिफिट जो भारत सरकार का चालू है उसको लेने में उनको सुविधा हो गया, उनको काम मिला, महात्मा गांधी नरेगा का उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इसके कारण हुआ, ग्राम सभा को ऑथराइज हुआ कि उसका गांव में जो स्कूल कॉलेज या ऐसा कम्युनिटी विकास का काम जो होगा उसको वो अधिकार है कि उसको 2.5 एकड़ तक 75 माने गाछ 1 हेक्टर में अगर से कम है तो उन्हीं का अधिकार है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाना जरूरी नहीं, वो ही
उसमें से क्लियर करके उसको काम करने के लिए दे सकते हैं। तो ये सब क्रांतिकारी परिवर्तन फॉरेस्ट राइट एक्ट के कारण हुआ है और इसका लाभ हुआ है। हालांकि इसमें और भी अधिक लोगों का कुछ पेंडिंग हो गया है, रिजेक्शन हो गया है, उसको पुनर्विचार हो रहा है, आगे चल के होगा। लेकिन आपका 16,78,000 इंडिविजुअल्स को पट्टा मिलना और आपका 41,000 कम्युनिटी पट्टा मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैंने ये भी कहीं सुना है कि ये FRA सही से लागू, इसके लिए गूगल अर्थ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या है? जी यस, GPS का, गूगल अर्थ का उसमें करके मैप बनाना और उसका फॉरेस्ट कवरेज है कि नहीं, उसमें वास्तव में वो खेती किया है कि नहीं, ये आधुनिक ज्ञान तंत्र, आधुनिक विज्ञान का भी इसमें प्रयोग करके भी इसमें यूज किया जा रहा है। सर, हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो आदिवासी जनजातीय इलाके हैं वहाँ पे माओवाद की भी एक समस्या रही है, और आपने खुद भी कहा कि कई इलाकों में आप इसलिए नहीं विजिट कर पाए, वहाँ पे एक समस्या थी। और हम ये भी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी तेज़ी से नक्सली लोगों ने आत्मसमर्पण किए हैं। क्या इसको हम देख सकते हैं कि जो विकास की गति बढ़ रही है उसका ये परिणाम है? यस, आप नक्सल पनपने का एक मूल कारण था वहाँ का लोगों का विकास नहीं होना। आप जो यहाँ का केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो घोषित योजना वहाँ जंगल ग्राम के कारण लागू नहीं हो पाता था। अभी तो एक टाइप का उनको एनक्रोचर, एक टाइप का अनधिकृत प्रवेशकारी के हिसाब में ट्रीटमेंट होता था, तो इसके कारण टेंशन होता था। इसका फ़ायदा लेके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट उसमें पनपा या उसमें आगे बढ़ा। लेकिन ये दोनों सॉल्व हो गया। अभी एक तो पट्टा मिलना चालू हो गया, उनको अधिकार मिलना चालू हो गया, उनका एरिया में काम पहुंच गया, रोड बनना चालू हो गया, आपका पानी, बिजली, ये जो सामूहिक समस्या था इसमें दूर होने लगा, स्कूल खोलने लगा। तो इसके कारण वो देखे कि ये लेफ्ट विंग के साथ देके कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा भविष्य बनाना है तो सरकारी योजना में हम लोग को शामिल होना चाहिए। इसके कारण, प्रोएक्टिव के कारण सरकार ने सकारात्मक माने रवैया लिया। इसके कारण वो लोग मन परिवर्तन करके बहुत सारे लोग आपस आने लगे हैं। और मेरा ख्याल से आज का दिन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आपका 75% निराकरण हो गया है। 25% है, वो भी बहुत जल्दी ही निराकरण हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। सर, अब हम जानते हैं कि 2 साल सरकार पूरे कर रही है सफलतापूर्वक, लेकिन आगे अभी 3 साल बाकी हैं। तो कैसे इस 3 साल जो आने वाले हैं उसको आप देखते हैं? क्या मंत्रालय का एजेंडा है, किस पे फोकस रहेगा? सर, हमारा 5 बिंदु में सबसे मेन फोकस अपना है। नंबर 1 है कि हमारा एजुकेशन बढ़े, स्पीडली बढ़े। ट्राइबल में सबसे ज़्यादा एजुकेशन को महत्व हम लोग दिया है। दूसरा है कि हेल्थ का जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तीसरा है कि इरिगेशन पोटेंशियल बढ़े और उनके साथ उनका जो खेती करने वाले हैं उनको अच्छा से उनका आमदनी बढ़े। आज का आधुनिक युग में इलेक्ट्रिफिकेशन एंड आपका मोबाइल नेटवर्क, आपका इंटरनेट नेटवर्क, ये बढ़ना आवश्यक है, क्योंकि वो लोग उसमें भी उनको लाभ है, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आ रहा है, तो इसको वो लोग को बल देते हैं। चौथा है कि उनका उपज को विपणन उसको मिले, मार्केट मिले, उनको पैसा मिले। वो उत्पादन तो बहुत करते हैं, प्रोडक्शन बहुत करते हैं, लेकिन उनको सही उसका कीमत मिले ताकि उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका सुधरे। इसके कारण हम लोग ध्यान दे रहे हैं और इस 4-5 बिंदु में हम लोग फोकस करके काम करेंगे। और ये हम इंटीग्रेटेड अप्रोच करेंगे। हम एक योजना को चारों ओर लागू करो ऐसा नहीं है, जहाँ फिट हो सकता है वहाँ करो, जहाँ जैसा आवश्यक है उसके हिसाब से करो, ये हम लोग करेंगे। इसमें क्या औद्योगिकीकरण वाला मसला भी हम डाल सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कई इंडस्ट्री जो है इन इलाकों में लगी है और आगे भी लगना चाहती है, तो विकास के इस दौर में कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये भी क्या कोई मुद्दा रहेगा? हाँ, आपका विकास हो लेकिन उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, उनका कम से कम डिस्प्लेसमेंट हो और उनका हित के लिए वो हो। इस टाइप का माइनिंग एंड इंडस्ट्री आए
तो उसमें ट्राइबल भी सपोर्ट करते हैं और उसको वो लोग को समर्थन करते हैं, लेकिन उनका इच्छा का विरुद्ध में और उनको डिस्प्लेस करके अगर कोई होता है तो उसको वो विरोध करते हैं। तो सरकार का पॉलिसी रहेगा कि विदाउट डिस्टर्बिंग देम, उनका कोई डिस्टर्ब ना हो, डिस्प्लेसमेंट ना हो, और उनका सहमति में, उनका इच्छा के अनुसार डेवलपमेंट हो, और इसके लिए केंद्र सरकार उसके लिए प्रयास करेगा। एक आखिरी में सर, इस जो आपका एजेंडा है 3 साल का जो आगे आने वाले वक्त में, उसमें क्या पूर्वोत्तर के लिए कुछ अलग से है? क्योंकि हम जानते हैं 10% वहाँ का एलोकेशन सरकार ने बढ़ाया है। देखिए, इसके लिए डोनियर मिनिस्ट्री है, लेकिन हमारा मंत्रालय का भी नॉर्थ ईस्ट का क्योंकि ये 6 शेड्यूल है, हम ग्रांट में भी जैसा बढ़ोतरी प्रोपोर्शनेटली हो रहा है उस प्रोपोर्शनेटली हम लोग बढ़ोतरी उनको भी दे रहे हैं। इसमें कोई कटौती नहीं हो रहा है, और कोई पॉलिटिकल अकाउंट में या कोई एरिया अकाउंट के हिसाब से हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम जैसे उनका आवश्यक है उसके हिसाब से हम करते हैं। जुएल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आगे आने वाले 3 सालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जनजातीय कल्याण मंत्री श्री जुएल ओराम जी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और कृषि है जनजातीय इलाकों में, वो आने वाले वक्त में महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा जिस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। हमारे इस विशेष प्रसारण में इतना ही। नमस्कार।